नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। जस्टिस के.एम. जोसेफ क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे? सरकार को उनकी पदोन्नति पर क्या एतराज है? क्या सरकार किसी तरीके से इस नियुक्ति को रोक सकती है या टाल सकती है? जजों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है या सरकार? इस मामले में संविधान क्या कहता है? राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करेगा? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। सवाल ये भी है कि कॉलेजियम की मौजूदा व्यवस्था चलती रहे या किसी वैकल्पिक व्यवस्था को यह काम सौंपा जाए। जजों की नियुक्ति में संसद और सरकार का दखल हो या फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता की खातिर यह अधिकार उसके पास ही रहने दिया जाए। दरअसल इस विवाद से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट सीधे जुड़े हुए हैं, सो इसका असर कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक पर पड़ना लाजमी है। इसीलिए लोग भी जानना चाहते हैं कि जजों की नियुक्ति से जुड़ा मौजूदा विवाद क्या है, इसके लिए व्यवस्था क्या है और क्या इसका कोई बेहतर विकल्प हो सकता है। आज विशेष में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, बताएंगे क्या है पूरा विवाद और साथ ही जानेंगे इन हालात में सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो जजों की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम व्यवस्था फिर से विवादों के घेरे में है। विवाद में एक तरफ सरकार है जिसे कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के एतराज हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कॉलेजियम व्यवस्था को बरकरार रखना चाहती है। सवाल यह है कि जजों की नियुक्ति कौन करे और कैसे की जाए। भारत में सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। ये संविधान की व्याख्या और इसके मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि है, लेकिन संसद का कोई फैसला अगर संविधान से परे जाए या फिर संविधान की मूल भावना में बदलाव करे तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम हो जाती है। और इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का प्रहरी भी है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा कोई मुद्दा विवाद की वजह बनता है तो ये सिर्फ कानून या संविधान से जुड़ा मसला नहीं रह जाता। इससे जुड़ी हर बात का असर लोकतंत्र पर, हमारी व्यवस्था पर और हमारे भविष्य पर पड़ना लाजमी है। इस लिहाज से जजों की नियुक्ति का विवाद हर भारतीय नागरिक से जुड़ा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि विवाद क्या है और क्यों है। देखिए, विवाद तो सर्वविदित है। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस जो इंदु मल्होत्रा एडवोकेट, इन दोनों के नाम जो है सरकार को भेजे गए थे। सरकार ने एक नाम की स्वीकृति दे दी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उनकी अपॉइंटमेंट हो गई और जस्टिस जोसेफ का नाम उन्होंने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया कि जस्टिस जोसेफ के पुनर्विचार के कई कारण उन्होंने दिए। हालांकि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद नया नहीं। न ये पहली सरकार है जो इस तरह के विवाद में उलझी है। न्यायिक जवाबदेही तय करने और न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की मांग वर्षों से उठती रही है। मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था के विरोध में तर्क दिया जाता है कि ये नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को बढ़ावा देता है। चूंकि मौजूदा व्यवस्था में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं तो इस तरह के विवादों को और हवा मिलती है। अब अगर संविधान के रखवालों पर ही इस तरह के सवाल उठें तो फिर व्यवस्था पर आम लोगों का यकीन किस तरह कायम होगा? देखिए, कानूनन तो जहाँ तक संविधान है उसमें तो प्रेसिडेंट को ही पावर है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। वहीं से वारंट इश्यू होता है, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट वो प्रेसिडेंट ही, राष्ट्रपति जी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में एक थर्ड जजेस एक्ट जजमेंट हुआ था, उसके अनुसार उसमें उन्होंने कहा कि ये कॉलेजियम ही डिसाइड करेगा कि किसका नाम जाए फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस या ना जाए। तो कॉलेजियम ने अपना सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय के अनुसार उसमें अधिकार ले लिए नॉमिनेशन के। कॉलेजियम व्यवस्था के विकल्प के तौर पर सरकार न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक लेकर आई। ये कानून संसद से पारित हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।
कहा गया कि इससे जजों की नियुक्ति में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ेगी, जिसका असर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर होगा। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि यह मौजूदा व्यवस्था से भी खराब है। जानकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी विवाद का एक कारण बताते हैं, लेकिन ताजा विवाद जस्टिस जोसेफ को पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने को लेकर है। सरकार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर एतराज है, जबकि कॉलेजियम की राय अलग है। ऐसे में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसमें सरकार की भूमिका, संविधान की व्यवस्था के अलावा कॉलेजियम और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा भी जरूरी हो जाती है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। सरकार और न्यायपालिका के बीच जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से दी गई जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश वापस कर दी। सरकार का कहना है कि उनकी पदोन्नति सही नहीं है। सवाल ये है कि कॉलेजियम की तरफ से जस्टिस जोसेफ का नाम भेजने के बाद भी सरकार को उनकी नियुक्ति पर ऐतराज क्यों है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सरकार द्वारा जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति रोकने से संतुष्ट नहीं है और न ही सरकार द्वारा दिए गए तर्कों को उचित मान रही है। पहला कारण उन्होंने ये दिया कि जस्टिस जोसेफ केरला हाई कोर्ट से हैं और केरला हाई कोर्ट की काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट से हाई कोर्टों में हैं और ऐसे बहुत से कोर्ट हैं भारत के हाई कोर्ट जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो बैलेंस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति के लिए जो हर स्टेट के जजों को चांस मिलना चाहिए, उनका मौका मिलना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया। सरकार के मुताबिक जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश शीर्ष अदालत के विभिन्न फैसले में तय मानदंडों के मुताबिक नहीं है। सरकार का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस केएम जोसेफ का नंबर 42वां है और अभी हाई कोर्ट के करीब 11 जज उनसे सीनियर हैं। कोलकाता, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय हाई कोर्ट के प्रतिनिधि अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हैं। इसके अलावा जस्टिस केएम जोसेफ केरल से आते हैं और अभी केरल के 2 हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट में हैं, जबकि पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का ही एक सिस्टम है और अगर केरल के ही एक और हाई कोर्ट जज की नियुक्ति की जाती है तो ये सही नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जस्टिस जोसेफ ऑल इंडिया सीनियरिटी में 40वें स्थान पर है और हाई कोर्ट जजेस चीफ जस्टिस की सीनियरिटी में शायद 19वें स्थान पर है। तो इतने लोगों को उनके जो है इतने जूनियर जज को आप सुप्रीम कोर्ट के लिए बना रहे हो, जबकि बाकियों का क्लेम भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा दिए जा रहे तर्कों से संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कई मौजूदा और पूर्व जज अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चेलमेश्वर ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह जजों की नियुक्ति के मामले में मनमानी कर रही है। इस मामले पर जस्टिस चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस और अन्य 22 जजों को 5 पन्ने का एक लंबा खत भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार कॉलेजियम के सुझावों को बेहद चुनिंदा और मनमाने तरीके से स्वीकार कर रही है। सुझाए गए जिन नामों से सरकार सहज नहीं है, उनकी नियुक्ति या तो रद्द की जा रही है या उसे लंबित छोड़ा जा रहा है। ये न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। इस मसले पर जस्टिस चेलमेश्वर के अलावा जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन बी लोकुर ने भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बचाने और सरकार की मनमानी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच का गठन किया जाए और इस मुद्दे की वहां न्यायिक सुनवाई की जाए। इसीलिए जो अभी प्रयास हो रहा है कि एक एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बन जाए कि किस तरह अपॉइंटमेंट्स होंगे जजेस के, किस तरह कॉलेजियम भेजेगा,
किस तरह प्रेसिडेंट उस पर निर्णय लेगा, और वो प्रोसीजर ही अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। बहुत 1 साल के ऊपर हो गया है। कभी गवर्नमेंट के पास रहता है, कब प्रोसीजर का फाइनलाइजेशन कभी सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सरकार को सिफारिश भेजती है। सरकार के पास सिफारिश को लौटाने का अधिकार भी होता है, लेकिन कॉलेजियम उस जज की अगर दोबारा सिफारिश करता है तो इसे मानना बाध्यकारी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार जजों की एक कमेटी के पास है, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के प्रमुख होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 दूसरे वरिष्ठतम जज इसके सदस्य होते हैं। कॉलेजियम की यह व्यवस्था 2 दशक से ज्यादा वक्त से हमारे देश में लागू है, लेकिन यह कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कब यह अस्तित्व में आई और क्यों आई, आइए जानते हैं। संविधान निर्माताओं ने देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, इस संबंध में संविधान में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1951 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा रही। संविधान के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का परामर्श भी ले सकते हैं। लेकिन क्या ये परामर्श जजों की सहमति या फैसला होगा, इस पर लंबी बहस चली और इस बहस की जड़ में जाता है 1973 का मामला, जब जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। इस मामले में पेच वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का था। दरअसल जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति में जस्टिस K.S. हेगड़े, जस्टिस A.N. ग्रोवर और जस्टिस J.S. शेलात, इन तीनों जजों की वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। उस वक्त उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन ने भी इस विरोध में भाग लिया। ये माना गया कि A.N. रे से सीनियर जजों की वरिष्ठता सिर्फ इस आधार पर नजरअंदाज की गई क्योंकि केशवानंद मामले में उन्होंने जो निर्णय दिया था वो सरकार के पक्ष में नहीं था। यही नहीं, इसके कुछ साल बाद यानी 1977 में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस H.R. खन्ना की जगह जस्टिस M.U. बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस खन्ना ने इसके विरोध में अपना त्यागपत्र भी दिया। देखिए, आर्टिकल 124 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान, वो स्पष्ट है कि केवल प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकता है। उसमें लिखा भी है संविधान में कि प्रेसिडेंट जजेस को कंसल्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करेगा और जिनको भी चाहेगा कंसल्ट करके फिर अपना निर्णय लेगा कि किसको अपॉइंट किया जाए। तो संविधान में तो ये लिखा है स्पष्ट। जजों की वरिष्ठता के अतिक्रमण का आरोप लगाने वाले कानूनविदों और जजों का मानना था कि इन मामलों में न्यायपालिका का विवेकाधिकार कम कर दिया गया है। इस दौरान देश के अलग अलग मंचों पर इस पर काफी बहस भी हुई। बाद में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों से स्थिति स्पष्ट हुई। पहला केस था 1981 का SP गुप्ता मामला, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। इसमें जजेस की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को सिर्फ विचार के तौर पर परिभाषित किया गया, जबकि 1993 में जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने इस व्यवस्था को पलट दिया। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानना बाध्यकारी है। कोर्ट ने कहा कि जजों के स्थानांतरण और नियुक्तियां कॉलेजियम द्वारा ही की जाएंगी। इस फैसले को सेकंड जजेस केस कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत दरअसल इसी केस से मानी जाती है। बाद में 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। कुछ दिन बाद ही जस्टिस SP भरूच की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने 28 अक्टूबर 1998 को आदेश दिया कि नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका विधायिका से ऊपर है। यानी 1993 में परामर्श को बाध्यकारी बताने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। इस आदेश को थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई वाली पीठ के 1993 के फैसले की व्याख्या से साफ होता है कि उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को तरजीह मिले। उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम के समर्थन में एक तर्क ये भी दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी रखने के बारे में बेहतर जानकारी होती है, लिहाजा नियुक्ति में उनकी राय को अहमियत मिलनी चाहिए। सबसे अहम तर्क ये दिया गया कि इससे न्यायपालिका को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त रखा जा सकेगा, जो कि संविधान की मूल आत्मा में निहित है। इस तरह कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई।
कोलिजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी सीनियर जजों की समिति जजों के नाम और नियुक्ति का फैसला करती है। कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 4 दूसरे जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के साथ ही तबादलों का फैसला भी कोलिजियम ही करता है। हाई कोर्ट में कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कोलिजियम ही करता है। अभी भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं है और उसमें प्रोसीजर के बारे में अभी भी सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ रस्साकशी चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रोसीजर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वो तय करेंगे, लेकिन अभी सरकार के पास पेंडिंग है और उस पर कुछ मुद्दे पर मतभेद है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है सीनियर मोस्ट जजेस का, वो जो भी नाम भेजे वो सरकार को मान्य होने ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन भी बनाई है। इन्हीं 9 बिंदुओं के तहत कोलिजियम अपना कामकाज और फैसला लेता है और इस नियमावली में कोलिजियम की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कई असहमतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जजों की नियुक्ति में अपना निर्णय अंतिम मानते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति में ये जो पूरा मामला है उसके मामले में उसके पास भी कुछ शक्तियां होनी चाहिए। विवाद जब बढ़ा तो दोनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP बनाने की बात हुई, लेकिन इस पर आज तक असमंजस बरकरार है। आइए जानते हैं MOP को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच किस तरह की खींचतान चल रही है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक के खारिज होने के बाद केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति से जुड़ा एक और कदम उठाया। सेकंड और थर्ड जजेस केस के बाद दरअसल एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया गया था, जिसमें कोलिजियम की तरफ से कार्यपालिका को जजों की नियुक्ति के बारे में अपनी सिफारिशें देने की प्रक्रिया बताई गई है। इस MOP के तहत कार्यपालिका को एक से ज्यादा बार कोलिजियम की ओर से सुझाए गए नामों पर आपत्ति जाहिर करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत पहले कानून मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री कोलिजियम की ओर से सुझाए गए नामों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कोलिजियम कई बार इस बात पर जोर दे चुका है कि इन आपत्तियों पर गौर करने के बाद अगर कोलिजियम अपने फैसले पर कायम रहती है तो उसका फैसला ही अंतिम होगा। गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकती, पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज सकती है। और अगर अब भी कोलिजियम ये निर्णय लेता है कि नहीं, हमने जिसको रिकमेंड किया था जस्टिस जोसेफ को, उन पर विचार करके शासन आदेश जारी करे, तो उसमें कोई समय बाध्यता नहीं है इसमें, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट को एक मौका मिलता है उसका कि किस तरह उसके बैकग्राउंड क्या है जज का, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या हैं, तो कोई समय की बाध्यता कहीं इसमें रूल्स नहीं बने हैं। इसी बात पर कार्यपालिका और कोलिजियम के बीच ये मसला कई सालों से विवादों में है। सरकार ने नया MOP बनाने की मांग की और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जज उम्मीदवारों के चयन में वीटो हासिल करने की कोशिश की। खासकर दिसंबर 2015 से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच असहमति बढ़ गई। बाद में मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति वाले नए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP को तैयार किया और केंद्र सरकार को भेज दिया। उस वक्त आई खबरों के मुताबिक कोलिजियम जजेस की नियुक्ति में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान को जोड़ने पर राजी थी, लेकिन कहा गया कि इसके लिए सरकार को कारण बताने होंगे और साथ ही इस पर आखिरी निर्णय कोलिजियम के पास ही रखा गया। खबरों के मुताबिक कोलिजियम ने जजों की नियुक्ति में कोलिजियम की मदद करने के लिए एक सचिवालय के गठन की सरकार की मांग को खारिज कर दिया। इस तरह उस वक्त चीफ जस्टिस JS खेर की अध्यक्षता वाले कोलिजियम ने सरकार की चिंताओं को दूर नहीं किया। इधर सरकार की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया और MOP पर असमंजस की स्थिति बनी रही। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने चीफ जस्टिस को लिखे अपने पत्र में भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर यह मान लिया जाना चाहिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लिया है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, ये कोशिश हुई थी अभी जब नेशनल जुडिशियल कमीशन का केस चल रहा था, तो कि भाई कोई तो प्रोसीजर ले हो,
ले डाउन करे सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए कि हम जज की सिलेक्शन कैसे करेंगे। जजों को हम हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए हम जज नियुक्त कर रहे हैं, उनका टेन्योर फिक्स होता है, उनको कोई निकाल नहीं सकता। इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर लाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं था। इस तरह इस मुद्दे पर अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के संबंध में किसी तरह की सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये मामला कॉन्फिडेंशियल है, लिहाजा इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर देश में लंबे समय से बहस होती रही है। आरोप लगता रहा है कि इस व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश का काम केवल न्यायाधीश ही करते हैं, लिहाजा इस प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका जाहिर की जाती रही है। इस बहस के बीच सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बनाने की पहल की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए आए संविधान संशोधन बिल को निरस्त कर दिया। देख लेते हैं ये रिपोर्ट और जान लेते हैं कि न्यायिक सेवा आयोग के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में एक चीज बहुत आम है, इनमें काम करने वाले मौजूदा और पूर्व जजों के सरनेम अक्सर जाने पहचाने से लगते हैं। अगर जजों की निजी प्रोफाइल तलाशी जाए तो इनमें से कई के परिवार में पहले भी कोई ना कोई जज या वरिष्ठ वकील रह चुका होता है। न्यायिक नियुक्तियों पर नजर रखने वाले अक्सर इसके लिए मौजूदा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हैं। आरोप लगते हैं कि जज ही जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, सो जिन लोगों का नाम आगे बढ़ाया जाता है उनमें आम चेहरे कम ही जगह पाते हैं। इससे निपटने के लिए लंबे अरसे से कोशिशें जारी हैं। Earlier system, as I said, actually it was the executive who was doing making the appointments, really speaking, by and large. Mainly in consultation. But the executive had the last word. The executive does not have the last word. It has a voice, but not a veto. It cannot dictate. It can tell the collegium that, look, this particular judge or particular person you want to elevate, these are the things about him. इस व्यवस्था को बदलने और ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने की मांग लंबे अरसे से होती रही है। इसके मद्देनजर अगस्त 2014 में सरकार ने 121वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा आधे से ज्यादा राज्य भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। 31 दिसंबर सन 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपने दस्तखत भी कर दिए, लेकिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद अभी तक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन नहीं हो पाया है। मौजूदा स्थिति तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कॉलेजियम है वो ही फाइनल निर्णय करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और जुडिशल सर्विस की बात की जाती है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की, लेकिन वो भी अभी हुई नहीं है। वो प्रस्ताव उसके समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन वो अभी हुई नहीं है। 121वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 124A जोड़ा गया है। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना है। प्रस्तावित आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश चेयरमैन होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें सदस्य रहेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के अलावा 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसमें सदस्य होंगे। इन 2 सदस्यों का चयन मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता मिलकर करेंगे। इन 2 सदस्यों में से एक व्यक्ति SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर महिला होना चाहिए। देखिए, जो NJAC एक्ट पास हुआ था उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल थी और जितने स्टेट्स हैं उनका अप्रूवल था, और वो बना के भेजा गया था। और उसमें जो अपॉइंटमेंट की कमेटी बनाई गई थी उसमें जजेस के अलावा भी और लोग रखे गए थे। वो स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
कि हमारी ऑटोनॉमी पर डिस्टर्बेंस होता है, हमारे जो एक ऑटोनोमस वर्किंग, इंडिपेंडेंट वर्किंग, वो इंटरफेरेंस है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों की सिफारिश करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर के संबंध में भी ये आयोग सिफारिश कर सकेगा। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े नियम भी ये आयोग बना सकेगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है वो इस पद के योग्य और सक्षम हैं। लीना शर्मा के साथ ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।